Hello students, myself Amita. Now we start chapter first of class 12th physics with beautiful channel Alpha Coaching Class. क्लास शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इससे पहले वाले टॉपिक में किया था। उसमें मैंने आपको बताया था Q इज इक्वल टू एन ई। ई इज़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो मैंने बताया था उसकी अमाउंट क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट दो तरह से यूनिट होगी, एक उसकी SI यूनिट होगी और एक उसकी CGS यूनिट होगी। जो हमारी SI यूनिट है वो है 1 कूलम और जो हमारी CGS यूनिट है वो 1 स्टैट कूलम। इसको SC से, S में स्टैट और C मतलब कूलम होगा। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपको पता होगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। व्हाट इज़ कंडक्टर? सबसे पहले हम कंडक्टर को डिफाइन करेंगे। कंडक्टर क्या होता है आपको पता होगा। कंडक्टर जो कंडक्ट करे तो दो सब्सटेंस विच रीडली अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। दो सब्सटेंस which readily allow the passage of electricity through them। ये आप ये भी लिख सकते हो, दो सब्सटेंस विच एलो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम, मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंडक्टर। आपको एग्जांपल बता सकते हो हमें। एग्जांपल जैसे मेटल, सबसे अच्छा मेटल कंडक्टिविटी का हमें पता है कॉपर और सिल्वर। सेकेंड सेम इंसुलेटर। कंडक्टर को अगर आपने कंडक्टिविटी डिफाइन किए तो इंसुलेटर में क्या होगा, जो अपने अंदर से दो सब्सटेंस विच डू नॉट एलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जो अपने आप के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ना दे। दो सब्सटेंस विच डू नॉट एलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन। एग्जाम्पल वुड, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, जिसके अंदर से करंट जाए वो कंडक्टर और जिसके अंदर से करंट ना जाए वो इंसुलेटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कूलम्स लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस पार्ट, कूलम लॉ। आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक कूलम लॉ। कूलम लॉ सबसे पहले स्टेट क्या करता है, इट स्टेट दैट, डेफिनेशन है ये इसकी कूलम लॉ की, इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये भी मैं आपको बताऊंगी अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है, एक्टिंग acting between two stationary point। पूरी डेफिनेशन मैं आपको अभी समझाती हूँ, पहले आप लिख लीजिए। चार्ज उसको हम क्या कैसे देंगे, इट स्टेट दैट, वो क्या स्टेट कर रहा है, मान लो आपके पास दो चार्ज है ये। अब आप चार्ज किसी भी तरह ले सकते हो। मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था दो तरह से चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज। जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और अगर या तो दोनों सिमिलर चार्जेस हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। इसीलिए डेफिनेशन में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बताया। इट स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो स्टेट क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन दोनों के बीच में,
किसका, ट्रैक्शन का या रिपल्शन का, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, वो क्या होगा, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 मल्टीप्लाई Q2 बाय में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो इन दोनों के बीच में आपने डिस्टेंस ले लिया r, तो डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 मल्टीप्लाई Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। r यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा के हम क्या करते हैं, कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू में Q2 बाय में r²। तो ये हमारा कूलम लॉ है। तो कूलम्स लॉ में क्या बताया, कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय में r²। अब आप पूछोगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये जो चार्ज हैं दोनों ये फ्री स्पेस में रखे गए हैं, और हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स के, और सिर्फ आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेनी है, तो वो होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम इसके बाद एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अब ये दोनों यहाँ तो फ्री स्पेस में है, हो सकता है ये दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे हो, तो उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हम एक रिलेशन निकालेंगे फ्री स्पेस और मीडियम के अंदर, उससे हमारा इजी हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लो मैंने क्या लिया, यही दोनों चार्ज किसी मीडियम में ले लिया और उस मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन, तो हम फोर्स को क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, ये हमारा किस में, अब मीडियम, ठीक है, और वो हमारा किस में था, वैक्यूम। ठीक है, अब हम दोनों का एक रिलेशन निकाल लेते हैं, फोर्स जो वैक्यूम में है बाय फोर्स जो मीडियम में, दोनों का रेशियो ले लो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r², सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन r, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। इससे पहले हमने कूलम लॉ पढ़ा था, कूलम लॉ क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। इसी कूलम लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है वेक्टर क्या होते हैं, प्लस में आपने पढ़ा है, स्केलर विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब अब हम डायरेक्शन में कूलम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक्सिस ले लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, उसमें हमने दो चार्ज ले लिए, एक Q1 और Q2, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हमने क्या ले लिया, इसका डिस्टेंस वेक्टर ले लिया r1 और इसका r2, तो ये डायरेक्शन इसको हम ले लेंगे r12। ओके, अब हम फोर्स बताएंगे, जो इस तरफ हमारा फोर्स लगेगा उसको हम नाम दे दिया हमने F12, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो हमारा F21, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q। ठीक है, अब हम फोर्स को लिखते हैं, देखो सबसे पहले हमारा F12 वेक्टर फॉर्म में, इसीलिए ये लगाएंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब इस साइड हमारी डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, ये हमारा जो होगा, ये वेक्टर इस तरफ है, तो हमारा इधर वेक्टर कौन सा होगा r21, तो हमारा ये हो जाएगा r21 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा r21 वेक्टर। ओके, इसी तरह हमारा F21 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ R12 स्क्वायर और R12 का फैक्टर, ठीक है। अब देखो, आप खुद देख लो, जो R21 है वो नेगेटिव ऑफ R12 है, तो इसी तरह जो फोर्स F21 होगा वो भी नेगेटिव ऑफ फोर्स F12 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे शो भी कर सकते हो, इसी तरह आपको शो करना भी यहाँ पे हो जाएगा। देखो, अब हम F12 को दोबारा लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। उसके बाद अब R21 को लिख कैसे लिख सकते हो? देखो, अगर हम इसमें ट्रायंगल लगाते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, तो हमारा ट्रायंगल ला क्या होगा, R1 प्लस R12 इक्वल टू R2। तो हमें क्या निकालना है? अब हमें R12, अगर हमें R12 निकालना है तो R12 हो जाएगा हमारा R2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, माइनस R1 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें R21 लिखना है तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। हमारा क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहाँ हमारा था R21 हमारा क्या आया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और यहाँ पे R21 वेक्टर। अब आपको पता है हम वेक्टर को कैसे कर सकते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, अगर हमें R21 को करना है तो ये हमारा है R21 वेक्टर, नीचे इसका मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड वही खुलेगा हमारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यह हमारा R21 वेक्टर, और यहाँ जाएगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। सिमिलरली F21 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 वेक्टर और R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ये दोनों हमारी फॉर्म होगी वेक्टर फॉर्म। टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसकी डेफिनेशन आप पहले लिख लीजिए। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय गिवन चार्ज, आपको क्या, एक गिवन चार्ज होगा, ठीक है, उसके ऊपर जितना नेट फोर्स लगेगा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के अंदर एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे और एक चार्ज पार्टिकल आपका Q0 होगा। Q0 और पूरे सिस्टम की वजह से अलग अलग चार्जेस के अलग अलग फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो नेट किसके इक्वल होगा, इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज पार्टिकल, सारे चार्ज पार्टिकल्स का जो वेक्टर सम होगा उसके इक्वल। अब देखो, आप मान लो हम क्या करते हैं, अभी हमने वेक्टर फॉर्म की थी, उसी तरह हम क्या करते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं हमारा Q, ठीक है, ये हमारा फिक्स चार्ज हो गया Q0। अब इस चार्ज पे हमें फोर्स लेना है ड्यू टू अदर चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस और भी हैं, मान लो यहाँ पे Q1 ले लिया, इन दोनों के बीच फोर्स लगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा R1, ठीक है, और ये क्या होगा, हम इसको ले लेते हैं R01, ठीक है। तो इस फोर्स का नाम हमारा क्या होगा, F01। इसी तरह हम दूसरा चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, एक और Q2, मान लो हमने यहाँ पे एक और ले लिया Q2, तो इन दोनों का हमारा क्या हो जाएगा R2, डायरेक्शन R2, ठीक है। फिर हमारा इधर डायरेक्शन हो जाएगी हमारी फोर्स की। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ये मैंने इधर नहीं, इधर इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑन Q1 पे लगा है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, तो हम इसको नाम दे देंगे F02। इसी तरह हमारा कोई n पार्टिकल ले लेंगे, कहीं भी आप कोई n पार्टिकल ले लो, मान लो यहाँ आपने Qn एक पार्टिकल ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा Rn, और इसकी वजह से इसी पे फोर्स लगा, तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा F0n। तो जो हमारा नेट फोर्स होगा Q0 पे जो हमारा नेट फोर्स होगा F0, वो किसके इक्वल होगा, F01 फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स, ठीक है, F02 सेकंड चार्ज की वजह से, F03 अप टू F0n। अभी हमने पढ़ा है, अगर हमें F01 लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0
नीचे R01 की क्यूब और यहाँ पे R01 वेक्टर, ठीक है। इसी तरह हम फिर से लिखते हैं F02 को 1/4πε0 Q1 Q0 सॉरी Q, अब हमें 2 को लिखना है ना, तो F0 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा R02 की क्यूब और यहाँ R02, ठीक है। इसी तरह हम n का लिख देते हैं 1/4πε0 Qn Q0, ठीक है। यहाँ पे R0n की क्यूब और R0n वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सब में से 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या बचा हमारा Q1 Q, इन सभी में से हमने क्या किया था 1/4πε0 कॉमन ले लिया था, तो हमारा यहाँ फर्स्ट पे क्या बचा Q1 Q0 बाय में R01 क्यूब और ये R01। इसी तरह सेकंड में हमारे बचेगा Q2 Q0 R02 क्यूब R02 और लास्ट में हमारा क्या बचेगा Qn Q0 R0n क्यूब और यहाँ R0n, ठीक है। अब आपको पता है हम R01 को क्या लिख सकते हैं R0 माइनस R1, ठीक है। आपको पता है F01 फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। इसी तरह F02 को आप दे दोगे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, ठीक है। इसी तरह R0n को आप लिख सकते हो R0 माइनस Rn, ठीक है। अब हमारा नेट हम क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स F0। अब आप एक चीज़ और देखो, इनमें से सभी में से Q0 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा Q0 कॉमन आ गया, नीचे 4πε0 कॉमन हो गया। अब हम इन सारों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो आपको पता है समेशन लगा सकते हैं। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके n तक, ठीक है। और यहाँ पे QI, अब देखो 1 होगा तो यहाँ पे 1, 2 होगा तो 2, 3 अप टू n तक चलेगा। इसी तरह यहाँ पे R0I की क्यूब और यहाँ पे R0I, तो सुपर पोजिशन में टोटल जो समेशन होगा वो हमारा F0 Q1 1/4πε0 समेशन QI R0I की क्यूब R0I। अब हम इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं Q0 4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI R0 माइनस RI की क्यूब और यहाँ पे R0 माइनस RI। ये हमारा फुल हो गया सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चला जहाँ पे लगातार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, द रीजन इन विच चार्जेस आर क्लोजली स्पेस्ड, बिल्कुल पास पास हो, इन कंटिन्यूस मैनर और लगातार, इज सेड टू हैव कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमारा 3 तरह से होगा। फर्स्ट है हमारा लीनियर चार्ज, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से आपको समझ आ गया होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब एक लाइन में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, मान लो मैं एक लाइन कंसीडर कर रही हूँ, ये कंटिन्यूसली इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट ले लिया, मान लो हमने ये पहले ये चार्ज ले लिया, ठीक है। मान लो इस चार्ज को हमने ले लिया, स्मॉल चार्ज है, पूरी लेंथ तो हमारी लेंथ तो इसकी L है, कंप्लीट लेंथ इसकी L है। इस चार्ज यहाँ पे जो हमने चार्ज लिया वो DQ, और हमने किसकी वजह से फोर्स निकाला है Q0, मतलब इन दोनों की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने कंप्लीट। अब आपको पता है जब टोटल फोर्स हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पूरे को इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, force on a charge due to linear charge distribution। इसको हम कैसे देखें, देखो चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। लैम्डा क्या होगा, कितना चार्ज है कितनी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कितना चार्ज है कितनी पर यूनिट लेंथ, मान लो ये चार्ज निकाला हमने DQ, ठीक है। ये कितना है पूरी लेंथ पे, ये हमारा होता है लैम्डा, ठीक है।
अब देखो, अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए, 1/4πε0, ये ना पहला हमारा चार्ज है Q0, ठीक है, दूसरा हमारा चार्ज है DQ, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो हमने वो ले लिया R, तो हमने उसको ले लिया r², हम वेक्टर में फॉर्म में लिख लेते हैं r², तो यहाँ हमारा जाएगा वेक्टर। अब अपने DQ, अगर हमें DQ की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, λ×L, ठीक है। या अब हम क्या करें, स्मॉल लेंथ ले रहे हैं ना, तो हम इसको λ×dl, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा DQ हमारा हो जाएगा λ×dl, तो 1/4πε0 Q0 λ/dl r², r, ठीक है। ये तो सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे जो चार्ज हुआ उसका फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अगर हमने टोटल लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखना है तो 1/4πε0 Q1 इंटीग्रेशन λ/dl r², और ये r, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि पूरी लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। सेकंड हमारा है इसी तरह, सेकंड को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज, फर्स्ट है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब पहले लेंथ पे था, अब सरफेस पे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, मान लो हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया S, ठीक है, उसका एक छोटा, उस पर पूरे पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका हमने छोटा सा पार्ट ले लिया यानी कि ds, ठीक है। अब हमें वही Q0 के फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हमारा उसी तरह देखो उसमें क्या था, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q0। अब यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी था और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट सरफेस, ठीक है। तो हमारे DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ds, तो इसी तरह हमारा ये हो जाएगा सिग्मा ds r² और r वेक्टर, ठीक है। थर्ड है हमारा, फर्स्ट हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम क्या करते हैं, एक वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें भी, ठीक है। इसके अंदर हम एक छोटा सा वॉल्यूम स्पेस ले लेते हैं जिसको हमने नाम दे दिया dv, ठीक है, मान लो ये dv, और यहाँ एक चार्ज है Q0। अब उसकी वजह से हमें फोर्स निकालना, तो सिमिलरली उसी तरह अब हमारा उसमें था लैम्डा, इसमें था सिग्मा, और इसमें था, अब हमारा आएगा डेल्टा। तो डेल्टा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो DQ की वैल्यू हो जाएगी हमारी dv, तो हमारा फोर्स क्या होगा 1/4πε0 Q0 इंटीग्रेशन बीटा dv r² और r वेक्टर। ओके, ये हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।